बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज हमारे साथ नबील मीर साहब तशरीफ़ फरमाए यहाँ पे। तो इनको बुलाने का मकसद ये था कि जीनियस आदमी हैं, एक्स्ट्रा पढ़े लिखे हैं और इनकी ज़िंदगी यूएई में, कनाडा में और स्वीडन में गुजरी है। अब तो थोड़ा सा इनसे तारुफ लेते हैं, फिर इनसे मज़ीद सवाल करते हैं। अपने मतलब कुछ बताएं थोड़ा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पैदा हुआ था यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट, अल ऐन सिटी है वहाँ, उधर। तो मेरे पेरेंट्स जो हैं वहाँ पहले से थे, तो उधर ही रह रहे थे। और मैं जब पैदा हुआ तो उसके बाद फिर मोस्ट ऑफ द टाइम मैं उधर ही, मतलब मेरा गुजर ड्यूरिंग माई स्टे इन यूएई, मतलब जस्ट वन टाइम में पाकिस्तान का मेरा विज़िट हुआ है। तो उधर ही मैंने एजुकेशन की, प्राइमरी भी, सेकेंडरी एजुकेशन भी की। इस टाइम तकरीबन 2002 के एंड में जब मेरे कॉलेज हो गया हुआ था, तो टाइम आ गया यूनिवर्सिटीज़ का, तो फिर मैं पाकिस्तान आ गया। रीज़न ये थी कि यूनिवर्सिटीज़ उधर कोई ख़ास नहीं है यूएई में। पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ इंटरनेशनली रिनाउंड है। तो मेरा एडमिशन उस टाइम हुआ था इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में। उधर मैं कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट में, बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस में मैंने एडमिशन लिया। तो 2003 से 2007 तक, 2007 के स्टार्ट तक मैं यूनिवर्सिटी में इन्वॉल्व रहा। इस दौरान प्रोजेक्ट्स वगैरह किए और फाइनल ईयर जो मेरा प्रोजेक्ट था वो एक टेलीकॉम कंपनी से रिलेटेड था। तो उस दौरान मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस भी, एक मतलब प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी हुआ। तो वो मेरा स्टार्ट था प्रोफेशनल लाइफ में। यूनिवर्सिटी लाइफ से प्रोफेशनल में ट्रांजिशन हुई। उधर से फिर मैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर हाउसेस में पाकिस्तान में काम किया, इस्लामाबाद में जॉब की, कराची में भी जॉब की, फिर वापस इस्लामाबाद आ गया। एक चीज़ इसमें, आपने स्टडी के लिए कौन सा शोबा अख्तियार किया कंप्यूटर्स में? कंप्यूटर साइंस जनरल था, उसमें कोई स्पेसिफिक वो नहीं थी, डोमेन नहीं थी। जो मेरी डिग्री थी वो सिंपल कंप्यूटर साइंस थी, लेकिन आप अपनी मर्जी से उस पर फोकस कर सकते हैं कि मैं सॉफ्टवेयर वाली साइड में जाना है, नेटवर्किंग वाली साइड में जाना है, किसी और साइड में जाना है, हार्डवेयर वाली साइड में जाना है। आप जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है उसकी बेस पे ये आप जो है ना एक डोमेन चूज करते हैं। दूसरी डिग्रीज जो हैं जैसे टेलीकम्युनिकेशन हो गई, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होगी, ये अलग डिग्रीज होती हैं, ये एक डिसिप्लिन पे फोकस कर रही होती है। लेकिन जो कंप्यूटर साइंस की डिग्री है वो जेनेरिक होती है, वो इन सब को मिक्स करके कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और टेलीकॉम इंजीनियरिंग, उन सब के सब्जेक्ट्स, एक दो सब्जेक्ट्स मिला के कंप्यूटर साइंस बनाई होती है। लेकिन फाइनल ईयर जो प्रोजेक्ट है वो मेरा नेटवर्किंग से रिलेटेड था, नेटवर्क प्रोग्रामिंग से। तो इसलिए मेरी जो डोमेन थी वो नेटवर्क और सिक्योरिटी वाली साइड पे चली गई। और मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने जो काम किया है पाकिस्तान में वो नेटवर्किंग और सिक्योरिटी पे काम किया है। और इसी की बेस पे आप कनाडा, फिर वहाँ से स्वीडन से यहाँ स्वीडन में शिफ्ट हुए हैं? मुझे कैनेडियन कंपनी ने अप्रोच किया था। नहीं, उसके बाद एक मेरा क्वेश्चन है छोटा सा, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये डिग्री के बाद कितने अर्से बाद आपको जॉब मिली है पाकिस्तान? उसी वक्त मैं डिग्री के दौरान मिल गई है, अभी मेरी कंप्लीट तो नहीं हुई थी, मुझे उसी दौरान ऑफर आ गई थी। क्योंकि मार्केट में मैं चला गया होता, जब मैं प्रोजेक्ट कर रहा था तो मैं ऑलरेडी एक प्रोफेशनल प्रोजेक्ट कर रहा था। और मेरे क्लास फेलोज, मोस्ट ऑफ जो मेरे क्लास फेलोज थे वो थर्ड ईयर, मतलब 4 ईयर की डिग्री है, वो थर्ड ईयर से ऑलरेडी जॉब कर रहे थे। अच्छा, उनको उस टाइम से जॉब मिल गई थी। हाँ, ये डिफ़िकल्ट था कि स्टडी प्लस, लेकिन कुछ थे जिन्होंने मैनेज किया, तो जॉब तो उनको मिल गई हुई थी पाकिस्तान में। और ये मैं बात कर रहा हूँ 2006-2007 के टाइम की बात कर रहा हूँ। तो जॉब का कोई इशू नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में, मतलब हमेशा से रही है। अपॉर्चुनिटीज़ भी रही हैं, मिलती भी रही हैं, और स्विच अगर आप करना चाहें तो ऑप्शंस थी। कराची में गया हूँ 1 साल के लिए, क्योंकि मुझे जो वहाँ से जॉब ऑफर आ रही थी वो पोजीशन, वो स्पेसिफिक डोमेन जो है एम्बेडेड सिस्टम्स की, वो उस वक्त इस्लामाबाद में ऑप्शन नहीं थी मेरे लिए। तो मैं सिर्फ वो सीखने के लिए, वो काम करने के लिए, एक्सपीरियंस के लिए मैं कराची मूव हुआ। वो जो मैं कराची मूव हुआ ना, और जो मैंने उधर काम किया है, अभी स्वीडन में भी मुझे बेस वहीं बनी है। ठीक है। जो काम मैं आज कर रहा हूँ ना, तो वहाँ से जो मेरी बेस बनी, यानी पाकिस्तान से जो आपकी बेस बनी है? पाकिस्तान से, हाँ। पाकिस्तान में जब तक मैं पहले इस्लामाबाद में था 2009 तक, तो मैं काम कर रहा था
प्योरली सॉफ्टवेयर पे, अच्छा। उसमें एम्बेडेड सिस्टम हार्डवेयर नेटवर्किंग नहीं थी। अच्छा काम था लेकिन नेटवर्किंग और सिक्योरिटी वाला काम नहीं था। मैं कराची मूव किया था एक स्पेशल हार्डवेयर के लिए कि इस हार्डवेयर पे नेटवर्किंग और सिक्योरिटी का काम करना है। वो मेरी बेस बनी थी। उसके बाद लेटर ऑन इस्लामाबाद में भी इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आ गई, वापस मैं इस्लामाबाद आ गया। इस्लामाबाद में भी यहाँ 6 ईयर फर्दर काम किया मैंने। उसके बाद मुझे 2014 में एक कैनेडियन कंपनी ने अप्रोच किया लिंक्डइन के थ्रू। तो लिंक्डइन पे मैंने प्रोफाइल में सब लिखा हुआ था कि मैं इस चीज़ पे काम करता हूँ। उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि हमें एक बंदा चाहिए जिसका एटलीस्ट 5 ईयर एक्सपीरियंस हो। मैं यहाँ पे एक जी। आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ। अप्रोच किया जिस तरह मैं आपको कहता हूँ, यानी आपने अप्लाई नहीं किया था, उन्होंने खुद ही लिंक्डइन से आपको अप्रोच किया। अगर आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल बनी हुई है तो रिक्रूटर्स जो हैं, जो प्योरली रिक्रूटिंग कंपनीज हैं, ये कोर्स भी करते हैं जॉब्स में। ये मतलब आपने कैसे हंटिंग कैसे करनी है रिसोर्सेज की, उनके पास एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर होता है, उसमें वो एंट्री डालते हैं रिक्वायरमेंट्स एक स्पेशल फॉर्मेट में कि जी मुझे सॉफ्टवेयर में सी प्लस प्लस पाइथन एम्बेडेड जो जो रिक्वायरमेंट है वो एंट्री डालते हैं। वो सॉफ्टवेयर क्या करता है, वो लिंक्डइन, ग्लासडोर, इस तरह की और जो एप्लीकेशन इधर यूरोप, सेंट्रल यूरोप में आपकी एक चलती है जिंग, XING, इस पर भी अकाउंट लोगों ने बनाया। तो इस तरह की वेबसाइट्स पे जाके वो सॉफ्टवेयर पूरा सर्च करता है गूगल की तरह, और वो आपको रैंकिंग के दिखा देता है कि सबसे ज़्यादा मैच किसका बन रहा है। तो उसके बाद वो फिर ऑटोमेटेड उनके पास एक मैसेजिंग का होता है फीचर, जिसमें वो पहले 10 लोगों को एक ऑटोमेटेड मैसेज चला जाता है कि जी हमें, वो उसमें नाम चेंज हो जाएगा, हाय नबील हो जाएगा, कोई मुस्तफ़ा बंदा उसका हाय मुस्तफ़ा हो जाएगा, मैसेज एक ही होगा। उस पर लिखा होगा जी कि हमें ये बंदा चाहिए। जैसे मुझे मैसेज आ गया कि जी हमें एक बंदा चाहिए, एक्सपीरियंस आपका ही चाहिए, सारी स्पॉन्सरशिप हम करेंगे, वीज़ा वगैरह सब, रिलोकेशन आपका हम कवर करेंगे, आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप बताएं। तो मुझे भी इसी तरह ही, तो मैंने यस कर दिया। मैंने कहा ठीक है मैं तो इंटरेस्टेड हूँ। मैं मेरे एक और यहाँ पे रोक क्वेश्चन, अभी इसमें एक लिंक्डइन हो गया, एक जिंग हो गया, और कौन कौन से, ग्लासडोर हो गया, ग्लासडोर हो गया, और मतलब ये जो बेसिक 3-4 जिनमें पाकिस्तान में बैठ के तो लोग इन एप्लीकेशन में अपने आप को रजिस्टर कर रहे हैं, अपनी सीवी अपलोड कर रहे हैं। इंडीड और मॉन्स्टर भी, इंडीड और मॉन्स्टर भी जी, मॉन्स्टर और इंडीड जो है ये इतने एक्टिव नहीं है जितना लिंक्डइन है सर्चिंग के लिहाज से। लेकिन अगर आपने यहाँ अपना अकाउंट बनाया हुआ है तो ये इस सर्च इंजन में होता है, तो आपको मैसेजिंग आती है, मैसेजेस आते हैं। लेकिन जो लिंक्डइन है वो बहुत पब्लिक है। पब्लिक का मतलब ये है कि जब मुझे कोई बंदा अप्रोच करता है ना, तो मैं उसको ट्रेस आउट कर सकता हूँ कि ये किसने मुझे अप्रोच किया, ये खुद कहाँ का है, किधर का पड़ा हुआ है, कंपनी कौन सी है, कहाँ, उसकी पूरी हिस्ट्री मुझे लिंक्डइन पे नजर आ जाएगी। अगर कोई ऐसा बंदा मुझे अप्रोच करता है जिसका लिंक्डइन प्रोफाइल ही 2 दिन पहले बना है, तो मैं भी उसको एज अ स्कैम समझूंगा कि नहीं ये तो एक, ठीक है, मैं इस पर एतबार कैसे करूँ, कौन है ये। लेकिन एक बंदा है जिसका पिछले 10 ईयर का रिकॉर्ड आ रहा है कि इसने इस कंपनी में काम किया, फिर उसको लोगों ने रिकमेंडेशंस दी हुई हैं, एंडोर्समेंट किया हुआ है, मैं देखता हूँ किसको, इसने पहले अमेजोन में काम किया, इसने किसी और कंपनी में काम किया, ये तो पूरी नेटवर्किंग एक बनी हुई है लोगों की इसके साथ, तो ये तो रिलायबल बंदा है। इसी तरह वो भी मुझे इसीलिए अप्रोच कर रहा होता है कि उसको भी पता चलता है, वो तो मैं सॉफ्टवेयर बता रहा हूँ, उसमें वो ये भी डाल सकता है कि कितने रिकमेंडेशंस होने चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल में, अच्छा, कनाडा में आप लोगों ने कांटेक्ट किया और आपके 7 इंटरव्यू हुए वहाँ पे? 7 इंटरव्यूज हुए। 2014 के एंड पे मुझे, मतलब बिल्कुल दिसंबर के टाइम, मुझे उन्होंने, उनके मैनेजर ने कॉल किया और बोला कि हाँ जी हम आपको ऑफ़र करना चाह रहे हैं, ये पैकेज है। तो पूरा प्रोसेस समझाया कि अगर आप यस करते हैं तो फिर हम पहले अपनी गवर्नमेंट से आपको अप्रूव करवाएंगे, आपका रिकॉर्ड देंगे, आपको डॉक्यूमेंट्स हमें जमा कराएंगे, वो हम गवर्नमेंट को देंगे, वो हमें LMIA देंगे। LMIA एक सर्टिफिकेट होता है कि हाँ कैनेडियन गवर्नमेंट आपको इजाज़त दे रही है कि आप इस बंदे को बाहर से ला के यहाँ हायर कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं।
उसमें कुछ टाइम लग गया। उस टाइम कैनेडियन इलेक्शन हो रहे थे, इधर अब हमारा ये जस्टिन ट्रूडो है जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, ये उस टाइम फर्स्ट टाइम उसकी फर्स्ट टर्म थी तब आया था। तो कुछ टाइम लग गया, तकरीबन अप्रैल के करीब में LMIA अप्रूव हुआ था। फिर आगे होता है कि अब आप जो हैं वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे, वर्क परमिट और वीज़ा दोनों के लिए अप्लाई करेंगे। यहाँ पे एक मेरा क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा सुनने वाले जो लोग हैं, हो सकता है हमें से कोई काफ़ी बंदे हैं जो कनाडा के लिए जो है ना वो इंटरेस्टेड हो, उसके लिए ये बताएं कि ये LMI कार्ड जो आपने बताया है और कनाडा की इमिग्रेशन, इसमें क्या फ़र्क है, डिफरेंस क्या है? अच्छा, 800 जो लोग नंबर के लिहाज से जो रैंकिंग बनेगी, हम उनको ITA देंगे, इनविटेशन टू अप्लाई। सही। लेट्स से 3 महीने बाद ड्रॉ हुआ, लिस्ट में जिन जिन का नाम आया, और सिर्फ पाकिस्तानी पूरी दुनिया से स्किल्ड वर्कर का, उनको उन्होंने इनविटेशन टू अप्लाई कर दिया। ये जब इनविटेशन टू अप्लाई आता है देन आपको पे करना होता है, क्योंकि अब आप फॉर्मली कह रहे हैं कि मैं इसमें अप्लाई कर, पहले से ड्रॉ था कि भाई हाँ मेरे इतने नंबर है, अब आपने अप्लाई करना है कि भाई अब तो आपने मुझे इनविटेशन दी है कि हाँ मेरा इतने नंबर हैं। तो मेरे केस में ये था कि मैंने तो कभी PR के लिए अप्लाई नहीं किया हुआ था, लेकिन कंपनी को मेरे स्किल सेट की वजह से या मेरे एक्सपीरियंस की वजह से उनको ज़रूरत थी ऐसे रिसोर्स की, तो वो कैनेडियन गवर्नमेंट को कहती है कि हमें ये बंदा चाहिए। अब कैनेडियन गवर्नमेंट क्या करती है, वो कहती है ठीक है, अगर आपको एग्जिस्टिंग जो लोग हैं कनाडा में उनमें ऐसा स्किल सेट या एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा, तो आप बाहर से स्पेशल प्रिविलेज पे ला सकते हैं, वो LMIA दे देती है। LMIA की बेस पे LMIA सर्टिफिकेट मिलता है उस कंपनी को कि आप इस रिसोर्स को ला सकते हैं। उसके बाद उसकी बेस पे मैं वर्क परमिट के लिए अप्लाई करता हूँ, वर्क वीज़ा कह लें, मुझे वर्क परमिट मिल जाता है, वीज़ा मिल जाता है, अब मैं सिर्फ उस एम्प्लॉयर के लिए काम कर सकता हूँ। यूजुअली ये 2 ईयर का मिलता है, और अब गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही होती है कि 2 ईयर इनफ है, इसमें वो खुद ही आप PR वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऑल्दो ये एक्सटेंड हो जाता है। मेरे केस में मैं कनाडा चला गया 2016 में, उधर फिर मैंने जॉब की, और मेरे एंड पे एक ये चीज़ थी कि मैंने जाते सारी PR के लिए अप्लाई कर दिया था। अब PR अप्लाई करने के बाद मैं एलिजिबल हो गया था कि मैं ओपन वर्क परमिट अप्लाई कर सकता हूँ। जब तक मुझे PR नहीं मिल रही तब तक मैं ओपन वर्क परमिट अप्लाई कर सकता हूँ। अब उसका ये मतलब है कि मैं किसी भी एम्प्लॉयर के लिए काम कर सकता हूँ। फिर मैं वहाँ से आगे मैंने फिर जिस कंपनी में काम किया, उसके बाद फर्दर 2-3 और कंपनीज में काम किया, और इस तरह मेरे तकरीबन 6 ईयर गुजर गए। अब इस दौरान मुझे मतलब एक फील हुआ कि एक तो कनाडा में जॉब्स की जो मार्केट है, मतलब डाइवर्सिटी जो है वो लिमिटेड है। इधर यूरोप साइड ज़्यादा बूम कर रही है, और वैसे भी एक कह ले एक शौक भी था कि एक्सपोजर और लिया जाए दुनिया में, और क्या मतलब स्वीडन में क्या हो रहा है, जर्मनी में क्या हो रहा है, इधर IoT मतलब ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स ये बहुत ज़्यादा बूम पे जा रही है यहाँ। इसी तरह ये ब्लॉकचेन भी जो है, कनाडा में इसका कोई इतना स्कोप नहीं है, लेकिन इधर और एशिया में बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो कनाडा की जो लाइफ है, मैं तो कहूँगा कि वन ऑफ द बेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ी रीज़न ये है कि इस वक्त अगर आप कहें ना कनाडा का प्राइड पूछें, हर कंट्री को पूछें ना आपका प्राइड क्या है, किस चीज़ पे फ़ख्र है, तो कैनेडियंस फ़ख्र करते हैं कि हम मल्टी कल्चरल हैं, हमारे पास इमिग्रेंट्स हैं, ये उनका प्राइड है। ज़बरदस्त। अब आपको कौन सा दुनिया का कंट्री होगा जो कह रहा है, अभी कोई भी एग्जांपल ले लें, जो ये प्राइड कर रहा है कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा मुल्कों से लोग आए हुए हैं, ये हमारा प्राइड है, सिर्फ कनाडा इस वक्त। तो ये एक ऐसी पॉजिटिव चीज़ है कि आपको ना फील होगा कि मैं इधर बिलोंग करता हूँ। सो इन अदर वर्ड कनाडा एक कंट्री के तौर पे नहीं देखा जाएगा, कंट्री वो एक अपॉर्चुनिटी है रहने की। जैसे आप एक अच्छी जगह अप्लाई करते हैं, मैं अच्छी जगह रहना चाहता हूँ, अच्छी जगह जॉब करना चाहता हूँ, तो वो एक प्लेटफॉर्म बन गया हुआ है, वो उसमें से कंट्री का कंसेप्ट नहीं है, कोई एथनिसिटीज़ का कंसेप्ट नहीं रहा। तो इस वजह से वहाँ आपको बहुत ज़्यादा
फ्रेंडली लोग मिलेंगे, बहुत अच्छे लोग मिलेंगे, बहुत वेलकमिंग मिलेंगे। कनाडा और अगर यूएस में ट्रैवल करते हैं तो सबसे बड़ा फ़र्क आपको यही लगेगा। यूएस में थोड़ा सा क्रूड लोग भी होंगे, उधर अब सख्त लोग भी मिलेंगे, इतने थैंक यू वगैरह वाला कंसेप्ट नहीं, हर कोई बंदा आपको थैंक यू नहीं कह रहा होगा, हेलो हाई नहीं करो। कनाडा में आप बस स्टॉप पे खड़े होंगे, पॉसिबल ही नहीं है कि आपकी किसी से बात ना हो, कोई ना कोई बात वो करके रहेगा, कोई भी अच्छी सिटी का हो। आप किस किस शहर में रहे हैं कनाडा में? मैं ऑटवा में रहा हूँ, लेकिन जब मैं उधर गया था तो गैटिन्यू में रहा था। गैटिन्यू उधर उनके एक प्रोविंस है क्यूबेक, उधर मैं गया था, उसके बाद मूव हो गया ओंटारियो, उनका सेकंड प्रोविंस, और ऑटवा तो का। आप सेटल थे कनाडा में बहुत अच्छे तरीके से और आपको पसंद भी है, मल्टी कल्चरल सिटी में सब कुछ है, तो क्या चीज़ आई है आपके जहन में कि आपने मूव करना और स्वीडन में आना है या यूरोप की तरफ आपने देखना और आपने अप्लाई किया, या इन्होंने खुद आपसे मैं डायनामिक तौर पे रहना चाहता हूँ, कोई स्टैटिक नहीं। मैं पाकिस्तान में भी खुश ही था, ऐसा नहीं है कि मुझे कोई बहुत, क्योंकि मैंने आपको बताया मुझे अप्रोच किया गया था, मैंने खुद नहीं किया। तो एक अच्छी बात यह है कि जब आप कनाडा में आ जाते हैं ना, और अगर आपके पास अच्छी जॉब है, आप अपडेटेड रखते हैं अपनी सीवी प्रोफाइल, तो आपको ना सिर्फ कनाडा से बल्कि बाकी कंट्रीज से लोग अप्रोच करते हैं, क्योंकि इस वक्त दुनिया में प्रोजेक्ट्स बहुत चल रहे हैं, रिसोर्सेज की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, हर कंट्री में लोगों को रिसोर्सेज चाहिए, तो आपको अप्रोच किया जाता है। तो मुझे भी अप्रोच तो कर रहे थे लोग, तो इवेंचुअली मैं अब जब अप्रोच करते तो आप एनालाइज करना शुरू कर देते हैं कि अच्छा ये कंपनी, ये वाला वो कंट्री, इसकी ये कंपनी इस चीज़ पे ज़्यादा मुझे अप्रोच कर रही हैं, ये लोग इस पे अप्रोच कर रहे हैं, काम कर क्या रहे हैं लोग। 3-4 साल में आइडिया हो जाता है बेल्जियम वाले क्या कर रहे हैं, स्वीडन वाले क्या कर रहे हैं, जर्मनी वाले क्या कर रहे हैं, इनको ये किस डोमेन में आगे जाना चाह रहे हैं। फिर आप एज ए होल यूरोप देखते हैं कि यूरोप बहुत डिफरेंट जा रहा है। अभी टेक्नोलॉजी में यूरोप कनाडा और यूएस से ज़्यादा स्पीड पे आगे जा रहा है और जाता जाएगा। इसकी एक वजह यह कि यूरोपियन यूनियन के आपस में एग्रीमेंट और प्रोजेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इवन यूएस से लोग, यूएस सिटीजन जो हैं वो यूरोप की साइड पे आ रहे हैं। अगर आप ये सॉफ्टवेयर कंपनीज में जाएं तो आपको ये यूएस कनाडा के लोग भी यहाँ मिलेंगे, मतलब टॉप पोजीशन पे, वो उधर से छोड़ के इधर आ रहे हैं। तो वन ऑफ द यही रीज़न मेरी भी थी कि मैं फर्दर एक्सपोजर चाह रहा था कि कनाडा तो ठीक है मैं बाय लक आ गया, लेकिन अब मैं बाय अपने डिसीजन की बेस पे मैं यूरोप में जॉब करना चाह रहा हूँ, और ना सिर्फ जॉब ही नहीं बल्कि एक मार्केट देखना चाह रहा हूँ कि ये किधर जा रही है। मेन मेरा जो टेक्निकल कंसर्न है या टेक्निकल ग्रोथ करनी है, अपनी ग्रोथ करनी है, टेक्नोलॉजी जिस पे मेरा फोकस है वो आईओटी है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इसकी अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं यहाँ, बहुत ज़्यादा हैं। ऑटोमोटिव्स बहुत बड़ी डोमेन है, ऑटोमोटिव्स, ये BMW, वोल्वो कार जिधर भी मैं काम कर रहा हूँ, तो ये यूरोप में इनकी बहुत ज़्यादा मार्केट है, बहुत ज़्यादा। एक एग्जांपल ये देता हूँ कि टेस्ला कैनेडियन बंदे की फॉर्म है, एलन मस्क कैनेडियन है, अमेरिकन और कैनेडियन फॉर्म है ये, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा सेटअप है वो जर्मनी में, सबसे बड़ा सेटअप, और इसके सबसे ज़्यादा जो हायरिंग हो रही है वो इस रीजन में हो रही है, ये यूरोप में। इधर अभी जहाँ मैं वोल्वो में जॉब कर रहा हूँ, इनका एक कंपटीशन लगा होता है, अपने आप को कंपेयर कर रहे होते हैं टेस्ला से। इस वक्त जितनी भी दुनिया की ऑटोमोटिव है उन्होंने उसको एक बेंचमार्क के तौर पर रखा है कि टेस्ला ये करी तो हम क्या कर रहे हैं, हमने ये किया, टेस्ला और आगे चली गई है, तो एक कंपटीशन लगा हुआ है। तो अब इस चीज़ को फील करना, इसमें कंपटीशन में एंटर होना, ये मेरी एक अच्छी वन ऑफ द रीज़न यूरोप में आने की। तो लाइफ के लिहाज से अगर देखा जाए, अभी तक जो मैं स्वीडन की, एक रीज़न ये भी थी कि स्वीडन एक कह लें इनका प्रोसेस स्मूथ है, एंट्री इनकी स्मूथ है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो अभी तक तो मुझे ऑलमोस्ट, मतलब अगर आप मल्टीकल्चरल वाला इफेक्ट निकाल लें तो बाकी सब कुछ सिमिलर है। टैक्स हो गया, आपकी वेलफेयर जो आपको दी जाती हैं, फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, मेडिकल हो गई, बाकी फैसिलिटीज़ हो गई, उस ऑलमोस्ट सिमिलर है।
अभी तो मैं बिल्कुल मतलब अभी अभी 1 महीना ही हुआ, तो अभी तो काफ़ी अर्ली है किसी चीज़ को जज करना। जब आपने स्वीडन में जॉब ली कनाडा से, वहाँ से आपने अप्लाई किया था या इन्होंने खुद आपको कांटेक्ट किया था? मुझे कांटेक्ट किया था, लेकिन मैंने अपना लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाई थी और मैंने एक स्टेटस होता है कि मैं ओपन टू वर्क हूँ इन दीज कंट्रीज। ठीक है, वो आप इंटरेस्टेड है, हाँ। तो वो जो उनके सर्च इंजन वो जब वो यूज़ करते हैं तो उस पर ही उनको पता चल जाता है, तो वहाँ से अप्रोच हो जाता है। तो उनको पता होता है कि जिस बंदे को हम अप्रोच कर रहे हैं ये इंटरेस्टेड है या ऑलरेडी। इसमें एक चीज़ और है, सैलरी कहाँ की अच्छी थी? वहाँ की अच्छी थी कनाडा की या हम स्वीडन में? सैलरी मेरी तो वहाँ की ज़्यादा थी, ठीक है, लेकिन वहाँ मेरी 6 ईयर के अंदर ज़्यादा हुई है। ठीक है। इसका अगर मैं कंपेयर करूं कि जब मैं वहाँ गया था तब कितनी थी, तो वो इतनी है अभी जिस तरह अभी बन रही है। लेकिन यहाँ की जो मैं मार्केट एनालाइज कर रहा हूँ, इधर भी अच्छी सैलरीज हैं, लेकिन वैसे ओवरऑल कनाडा टॉप पे है सैलरीज के लिहाज से। और अगर देखा जाए आप स्टैंडर्ड वे ऑफ लिविंग जो है वो कनाडा का बेहतर या स्वीडन का? मैं सिमिलर कहूँगा, सिमिलर कहूँगा उसकी। अच्छा, एक चीज़ ये है कि कनाडा में यहाँ से ज़्यादा पब्लिक है स्वीडन से, और वो है मल्टीकल्चरल। तो उसका मतलब ये है कि वहाँ हर तरह के लोग आपको मिलेंगे, ज़रूरी नहीं है कि एक ही क्लास के लोग मिलें। आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो जॉबलेस हैं वहाँ, और ऐसे लोग भी मिलेंगे जो बहुत अमीर हैं, और क्राइम भी उस लिहाज से आपको नज़र आएगा क्योंकि वो डाइवर्स है। स्वीडन में मोस्टली स्टेबिलिटी है, आपको एक ही तरह के लोग मिलते हैं। तो एक इस तरह का मुझे एक ये फ़र्क यहाँ नज़र आया है। तो स्टैंडर्ड ऑफ वे समझने, जिस तरह से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, वो उसमें एक कल्चरल फ़र्क आता है। इधर अगर आपकी गाड़ी ख़राब होती है तो आप क्या करेंगे? वर्कशॉप वहाँ लोग खुद ठीक करेंगे। ठीक है, उधर का कल्चर है, हर घर में गैराज उन्होंने बनाया होता है। ये उस साइड का एक कल्चर है। वो लोग कहते हैं कि हम वर्कशॉप क्यों जाके पैसे ज़ाया करें। उन्होंने कहते हैं कि हम घर में गैराज बनाते हैं। उस अगर आप अभी जाके YouTube में वीडियो सर्च करें ना, कोई गाड़ी की कोई भी वीडियो, आपको कनाडा या यूएस की मिलेगी, जर्मनी वगैरह कोई नहीं, स्वीडन की तो बिल्कुल नहीं मिलेगी, इसी कोई भी नहीं। इवन वोल्वो कार की अगर आप सर्च करेंगे ना कि ये पार्ट कैसे चेंज होता है, तो वो भी आपको कोई कैनेडियन या अमेरिकन मिलेगा। वो अपने घर में उसने गैराज में बता रहा होगा, ये देखें जी ये ऐसे मैंने चेंज किया, आपको ये ऐसे हो जाता है, ये ऐसे हो जाता है, ये ऐसी चीज़। कनाडा से जब स्वीडन में शिफ्ट हुए तो जो आपका प्रोसेस चला वीज़े का, माइग्रेशन का, वो कैसा चला आपका? जब मुझे जॉब ऑफर आ गई तो मैंने एक्सेप्ट कर ली। जिस कंपनी के थ्रू जिस कंपनी ने मुझे जॉब दी है, प्रोसेस जिन्होंने किया सारा, वो अलाइंड होती है, या कह लें उसका एक वो गवर्नमेंट के साथ उनका एक एग्रीमेंट होता है इन कंपनीज का कि हम बाहर से बंदे लेके आएंगे तो आपने इनको वीज़ा देना है। इस वजह से प्रोसेस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और टू द पॉइंट होता है। वो बेचते हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स, बेचते वो अपने नाम पे हैं, लेकिन वो सीधा गवर्नमेंट को सबमिट करते हैं। उसमें आपकी फैमिली के साथ अगर कोई मेंबर आ रहा है या आप खुद अकेले जा रहे हैं, जिस तरह भी सारी डिटेल्स दे देते हैं। डिग्रीज कॉपीज नहीं, जस्ट स्कैन वर्जन आप बता देते हैं। अपने एक्सपीरियंस के लेटर, उनको जो जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगे होते, कोई ज़्यादा नहीं मांगे होते, बड़े मतलब सीधे वही डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसकी बेस पे आपको वैसे भी जॉब दे रहे होते हैं। वो जाते हैं, वो अपने सब सारा सिस्टम ऑनलाइन होता है, कोई फिजिकली वो ना आपको कहते हैं ना किसी और को जाना पड़ता है। वो ऑनलाइन सबमिट करते हैं गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट वो वेरीफाई करके, क्योंकि एग्रीमेंट पहले से होता है और गवर्नमेंट से वो अप्रूव्ड होते हैं, गवर्नमेंट उन पर कॉन्फिडेंट होती है कि जब ये डॉक्यूमेंट जमा करा रहे हैं तो हमें कोई ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, इन्होंने अपनी रिसर्च की हुई है। वो उनको एक लेटर दे देते हैं कि ठीक है, ये बोलें अपने रिसोर्स को जो आप जिसको आपने हायर किया है कि ये लेटर लेके इधर आ जाएं, एम्बेसी में आ जाएं। मेरे केस में ऑल्दो मैं लेटर लेके गया था, लेकिन मुझसे
देखा भी नहीं, पूछा भी नहीं उनको। मैंने बस कहा कि मैं आज आया हूँ। उन्होंने बस पूछा आपका नाम क्या है, मैंने अपना नाम बताया, उन्होंने सिस्टम पे नाम डाला, सारी डिटेल्स आ गई। मुझसे लेटर भी जो मैंने प्रिंट करके गया वो भी नहीं मुझसे मांगा, देखा भी नहीं। सीधा उन्होंने फिर मेरी पिक्चर ली और बोल दिया कि आप हाइट वगैरह मैयर करते हैं, ये बेसिक चीज़ें। और उसके बाद मैंने कहा कि आपका 2 हफ्ते के अंदर कार्ड आ जाएगा, स्टॉक होम में जाता है आपका रिकॉर्ड, वो अपने एंड पे वेरीफाई करेंगे, उसके बाद आपका कार्ड आ जाएगा। और अप्रूव जब ये लेटर मुझे आया होता है, एम्बेसी में जाता हूँ, इसका मतलब है मेरा वर्क परमिट अप्रूव हो चुका है। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को वर्क परमिट अप्रूव होना, इसका सिंपल अब सिर्फ क्या है, वो रेजिडेंट परमिट का कार्ड आना है, वो स्टॉक होम में आता है। वो तसल्ली करते हैं कि बंदा फिजिकली इसको देख लिया एम्बेसी ने। मेरा 1 हफ्ते के अंदर आ गया, उन्होंने कहा था 2 हफ्ते में, लेकिन मेरा 1 हफ्ते के अंदर कार्ड आ गया। कार्ड आ गया, उसके बाद फिर जो मेरी कंपनी होती है उनको भी अपडेट चली जाती है कि कार्ड मिल गया। फिर वो अरेंज करते हैं कि ठीक है अब आप जो है देखें फिर कोई घर वगैरह, लोकेशन वगैरह, और आप बस आएँ और इधर जॉब स्टार्ट करें। तो ये मेरा दिसंबर में सारा प्रोसेस हो गया था। उसके बाद फिर इधर कुछ फर्क महसूस हुआ कि जो कंप्यूटर जो इमिग्रेशन ने काम इतनी जल्दी किया स्वीडन वालों ने, इतनी जल्दी कनाडा वालों ने नहीं किया आपका? मेरा ख्याल है सिर्फ कनाडा ही नहीं, बाकी यूरोपियन कंट्रीज भी जो हैं उनसे भी बहुत ज़्यादा स्पीडी है, बहुत ज़्यादा। चेक रिपब्लिक की मैं आपको मिसाल देता हूँ, मुझे उधर से एक ऑफ़र आई थी। ऑफ़र में उन्होंने मुझे बोला कि आपका जो प्रोसेस है उस पर टोटल 4 मंथ लग जाएंगे, और सिर्फ 4 मंथ उन्होंने कहा लग जाएंगे, इससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। तो 4 मंथ तो लगने ही लगने हैं। और वो रिसोर्स की उनको इतनी शदीद ज़रूरत थी, इतने डेस्परेट थे काम के लिए कि वो कह रहे थे कि आप कनाडा से काम करें, हम आपको उधर के लिहाज से सैलरी देंगे, कनाडा के लिहाज से। जब आपका वीज़ा हो जाएगा फिर आप इधर आ जाएं, फिर हम आपको इधर के लिहाज से सैलरी दे देंगे। तो अब अगर ये सारा प्रोसेस देखा जाए, चेक रिपब्लिक से स्वीडन की इकनॉमी काफ़ी बेहतर है, यहाँ जॉब्स की मार्केट भी ज़्यादा है। तो उससे कंपेयर करें या जर्मनी से कंपेयर करें, बेल्जियम से कंपेयर करें, तो इनका बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बेल्जियम से मुझे एक ऑफ़र आई थी, उनका जो प्रोसेस है वो वेरी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन बहुत स्क्रूटिनी बहुत ज़्यादा है। वो आपको बर्थ सर्टिफिकेट भी मांगते हैं, आपको अगर इनकेस आप किसी फैमिली मेम्बर को साथ लाना चाह रहे हैं, या आपको कोई ऐसा सर्टिफिकेट है जैसे मैरिज सर्टिफिकेट हो गया, तो वो कहते हैं 6 मंथ से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, तो अब आप दोबारा बनवाएं। और अगर आप कोई ऐसी चीज़ दोबारा बनवाते हैं तो कहते हैं फिर हमारी एम्बेसी से अटेस्ट भी करवाएं। तो ना सिर्फ अब अटेस्ट करवाने के लिए आपको पहले पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस से अटेस्ट करवाना है, फिर उनकी एम्बेसी से अटेस्ट करवाना है, तो इतना लंबा प्रोसेस है। तो इसके अलावा उनका पहले वर्क परमिट अप्रूव होता है, फिर रेजिडेंट परमिट अप्रूव होता है, और फिर आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। ये जो अभी मैंने प्रोसेस बताया ये सिर्फ परमिट्स अप्रूव होने के लिए, वीज़ा बाद में अप्लाई करते हैं। वीज़ा वाले फिर कहते हैं अब आप पुलिस सर्टिफिकेट जमा कराएं, ये मेडिकल हेल्थ का करवाएं, वो वैसे ही है जैसे कनाडा का। लेकिन कनाडा के केस में जो है ये है कि मोस्टली लोग क्योंकि पीआर के लिए जा रहे होते हैं तो वो 1 टाइम ही होता है। लेकिन बेल्जियम या इन कंट्रीज़ के केस में ये कि आप सिर्फ परमिट पे जा रहे हैं। जब आपने कल को अगर इमिग्रेशन करते नहीं और पूरा हो जाता है फिर आपको और करवाने हैं। स्वीडन की सबसे बेस्ट बात ये वाली है कि इस वीज़ा में सारा काम पेपरलेस है, पहली चीज़ है, हर चीज़ कंप्यूटराइज है टोटल। दूसरा ये फालतू आपसे झंझट में नहीं पड़ते कि आप अटेस्ट करवाएं, आप ये करें, आप सिर्फ इंग्लिश में आपकी हर चीज़ होनी चाहिए, इनके लिए एक्सेप्टेबल है। कुछ वेरिफिकेशन नहीं करनी आपकी, वो आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं स्वीडन वाले। हाँ, और उसकी एक वजह ये है कि स्वीडन जो है ना ये सिक्योरिटी में बहुत आगे हैं। वैसे इनका आईटी की जो सिक्योरिटी है ना, इनके यहाँ लीस्ट फ्रॉड्स हैं, मतलब ये मनी स्कैम और इस तरह के। और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जो इनका डिपार्टमेंट है ये गवर्नमेंट लेवल पे वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है।
अगर आप मतलब थोड़े सा वो साइबर सिक्योरिटी पर रिसर्च करें और थोड़ा डीप जाएं तो आपको पता चलेगा कि इवन यूएस जो है वो इनसे काफ़ी पीछे पीछे और इनसे हेल्प ले रहा होता है, टेक्निकल हेल्प इनसे ले रहा होता है। स्वीडन की मतलब इस तरह की अगर न्यूज़ पढ़ेंगे ना, ये हैकिंग की न्यूज़, दूसरी न्यूज़, तो आपको काफ़ी वो पता चलेगा। वो उसमें आ जाती है ना कि ये रिपोर्ट इस कंट्री ने दी थी, ये रिपोर्ट इस कंट्री ने दी, तो उसमें स्वीडन का आपको बहुत ज़्यादा रोल नजर और जो लोग पाकिस्तान में बैठे हुए हैं वो स्वीडन में अगर जॉब करने के लिए आना चाहते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स वो पढ़े हों आईटी के आप, हाँ जी, अपना एक्सपीरियंस बताएं यहाँ पे ना कि आईटी में यानी प्रोग्रामिंग के अगर फील्ड में आना चाहता है तो किस में, यानी सी में करें, जावा में करें, या फिर अगर सी शार्प? अगर आपको C++ आती है ना, हाँ। तो वो तो पूरी दुनिया में आप कहीं भी आप जाना चाहे आप जा सकते हैं। C++ जो है ये एक ऐसी जॉब है जिसकी रिक्वायरमेंट ख़त्म कभी नहीं होगी, लेकिन ये ओल्ड फैशन होगी हुई है। ओल्ड फैशन का मतलब ये कि ये बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है, ओल्ड स्कूल टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये चलती रहेगी, ये मतलब ये चलती रहेगी। अब नए सब्जेक्ट्स जो आ गए हैं उसमें यह फ़ायदा है कि उसमें अगर आपने किया, अब C++ में लोग भी फिर ज़्यादा हैं, पुराने लोग भी हैं, नए लोग भी हैं, तो कंपटीशन भी ज़्यादा हो जाता है। अगर और वो आपको जज करने के लिए भी लोग फिर ज़्यादा जज करते हैं कि वाकई कितने टॉप पे। लेकिन जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं उनका ये है कि उसकी ज़रूरत ज़्यादा, लोग कम होते हैं। अगर सबसे टॉप पे जो चल रही है इस वक्त वो तो है डाटा साइंस। ठीक है। डाटा साइंस में अगर अभी आपको कोई कहता है मैं एक्सपर्ट हूँ, तो उसको प्रूव करने के लिए कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि आप कहें हाँ जी आओ प्रूव कर दो, ऐसा नहीं है। अगर आप डाटा साइंस में कुछ करके दिखा सकते हैं, कंपनीज आपको हायर करती हैं। इधर स्वीडन में डाटा साइंस के अलावा अगर आप क्लाउड पे आपने काम किया है तो आपकी बहुत ज़्यादा मार्केट है। और ये मैं स्वीडन कह रहा हूँ, लेकिन जनरली ओवरऑल यूरोप और यूएस कनाडा सब के लिए। लेकिन स्वीडन में मैंने ख़ास तौर पर देखा है कि क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड काफ़ी डिमांड है। और क्लाउड में जस्ट प्रोग्रामिंग नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन भी है, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का नॉलेज, क्लाउड सिक्योरिटी का अगर आपको पता है। क्लाउड से मतलब है AWS, माइक्रोसॉफ्ट का एजूर, गूगल का जो है GCA, गूगल क्लाउड जो है। तो अब तो और भी आ रहे हैं रोज़, मतलब नए प्रोटोकॉल्स, नए वर्चुअलाइजेशन की टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, ये प्लेटफॉर्म आ रहे हैं इस टेक्नोलॉजी में, तो इस पर स्कोप बहुत ज़्यादा है।